आज का सच, आपका, हमारा, सबका सच, एक सच जो अब नासूर बन चुका है, एक सच जो अब विस्फोटक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। अब हमें सामना करना ही होगा, क्योंकि अगर आज हम नहीं समझे तो फिर शायद संभलने का हमें मौका भी नहीं मिलेगा। एक रिपोर्ट को देखते हैं कि आज जो 5 अगर लोग सुसाइड कर रहे हैं तो 2 लोग जो हैं उनका उम्र जो है 30 साल के अंदर में, 30 साल के अंदर में है। और देखिए, ये 2013 के रिपोर्ट को मैंने रखा है, 1,35,445 ये लोग हर साल, अब तो 1,87,000 हो गया है, मौत को गले लगा रहे हैं। और मजे की बात है कि उसमें 242 जन पुरुष हैं, 129 जन वुमेन हैं, लड़कियां हैं, जो हमारे सोच के एकदम उलट है। हमें लगता है लड़कियां ज्यादा सुसाइड कर रही है, नहीं, लड़के ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो है, जरा उस 30 साल की उम्र का के बारे में तो सोचे जरा। आंखों में सपने हैं, लड़ने और कुछ करने के लिए मन बेताब होता है। इस उम्र में जब लाखों लोग सुसाइड कर लेते हैं तो फिर समझ लीजिए कि बहुत कुछ बिगड़ चुका है स्थिति। अब जान लीजिए कि अब तो प्रलय आने वाला है। अगर अब भी हम नहीं सुधरे, अगर हम अब भी अपने में बदलाव नहीं लाए, तो शायद ये दुनिया इंसान के रहने के लायक ही नहीं है। एक जरा और रिपोर्ट देख लीजिए, 5 करोड़ लोग इंडिया के डिप्रेशन और अवसाद से ग्रसित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, ये भी 3 साल पहले का है। तो मतलब संख्या बढ़ चुकी है, अब तो 6 करोड़ के करीब आने वाला है, 18% की ग्रोथ हो रही है। तो फिर एक सवाल आता है, इतने लोग तो 1,87,000 लोग तो किसी हमारे युद्ध के बॉर्डर पे भी नहीं मरते हैं। तो फिर ये संख्या को हम नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? क्यों हम आवाज को बुलंद नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं हम इस चीज के तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं? ये जीवन जो बेमतलब जो चले जा रहा है, उसके प्रति हमारी नजर जो है इतना कमजोर क्यों है? एक सवाल है। आज के डेट में बोला जा रहा है कि हर 3 आदमी से 1 आदमी अवसाद से ग्रस्त है, डिप्रेशन में है। हमें जब डेंगू हो जाता है तो मीडिया चिल्लाता है, जब स्वाइन फ्लू बढ़ जाता है तो मीडिया चिल्लाता है, और हम इस विषय पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। सबसे मजे की बात है कि जो मीडिया कर्मी कवर करता है उसमें भी तो 1/3 वही है जो डिप्रेशन में है। और ये डिप्रेशन का कारण क्या है? मुझे चाहिए, मगर मिलेगा कैसे? ये सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते बहुत सारे लोग देखते हैं कि चूंकि मेरे को नहीं मिलने वाला है तो मैं मौत को गले लगा लेता हूं। जी हां, पहले आइए सच्चाई से हम थोड़ा सा रूबरू हो जाएं, क्योंकि हमें इससे लड़ना है, और ये हमारे अंदर ही तो बैठा हुआ है ना। क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि मैं डिप्रेशन से ग्रसित नहीं हूं, ये जरूरी नहीं है कि आप डिप्रेशन से ग्रसित नहीं है। हो सकता है वो लेवल अभी नहीं पहुंचा है, एक दिन वो लेवल पहुंच जाएगा तो कौन बोलेगा कि हम भी वही कदम ना उठा लें जो दूसरे उठा रहे हैं? क्योंकि अब ये बातें बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें इस पे सोचना होगा, कुछ करना होगा। तो इसके लिए पहले एक रिपोर्ट को थोड़ा सा देखना होगा। हम जो इसके कौन कल्प्रिट है, देखिए ये 2013 की रिपोर्ट है, बोलता है कि फैमिली प्रॉब्लम में 32,325 जो है लोग मरते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या। और ये संख्या क्या है? फैमिली प्रॉब्लम से मतलब क्या है कि हमारी फैमिली जो हमें बचपन से हाथ पकड़ के उठाया, वही हमारे मौत की कारण भी बन रही है। उस फैमिली में कोई बाहर के लोग नहीं हैं, अपने ही लोग हैं, अपनी ही सोच है, और यही सोच है कि हम मौत के मुंह में चले जा रहे हैं।
तो अगर हमें जागरूक होना होगा, हमें कुछ करना होगा, तो हमें तो शुरुआत परिवार से ही करना होगा, क्योंकि ये तो परिवार के अंदर से पल रहा है। हमें जागरूकता चाहिए, हर हाल में चाहिए। इन नौजवानों के खून को बहने से रोकने के लिए हमें चाहिए। देखिए, रोग से मरते हैं 26,000, फैमिली प्रॉब्लम से मरते हैं 32,000। अदर कॉज जो जिसमें भी छुपाया जाता है वो भी बेसिकली फैमिली कॉज का मैक्सिमम होता है, वो होता है कॉज नॉट नोन 20,000। ये दोनों में भी जो है, इसमें से एक बहुत बड़ा परसेंटेज आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, ये फैमिली प्रॉब्लम्स के अंदर है। ड्रग एब्यूज से 5,000 लोग मरते हैं, लव अफेयर से 4,500 लोग मरते हैं। एकाएक पैसे हाथ में नहीं हो गए, उसमें केवल 2,600 के करीब लोग मरे थे 2013 में। फेलियर इन एग्जाम में मौत को गले लगा दिया 2,400 लोग। तो फिर डाउरी डिस्प्यूट में मरे 2,200, इनकी मौत अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बने 2,090। तो जो हमारी सोच है, इस सोच को एकदम पलट देता है ये रिपोर्ट, और बोलता है कि ये मरने के पीछे, इन मरने के पीछे उन गालियां हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो कटु वाक्य हैं, जो हमारे दिमाग के संतुलन को खराब कर देता है, और हमें लगता है कि जो मुझे चाहिए वो अब नहीं मिलेगा, तो इस जीवन को रखने का मकसद ही क्या है। बस यही एक चीज है, यही अवसाद का आखिरी स्टॉपेज है, और हम अनजाने में उस स्टॉपेज में हम अपने ही प्रियजनों को भेज रहे हैं। तो फिर तो हमें संभलना होगा, हमें कुछ करना होगा कि इन चीजों को हम रोक सकें। तो आइए एक एक करके चीजों और स्थितियों को देखें। जिन्हें ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। मोटिवेट होने के पहले तो सत्य को जानना काफी जरूरी होता है, क्योंकि अगर सत्य को बिना जाने आप आगे बढ़ेंगे तो हासिल तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो सच्चाई की पहले सबसे पहले जरूरत है। तो चलिए एक एक करके चीजों को देखते हैं, और एक प्रतिज्ञा की तरह, एक जागरूक नागरिक की तरह, एक प्रतिज्ञा की तरह, एक फैमिली के मेंबर की तरह, एक इंसान की तरह हम एक चीज को अब अपने रखें कि ये हमारे चारों तरफ जो पल रहा है, ये मौत का संगान जो पल रहा है, इसे रोकने के लिए हमें अब कदम बढ़ाना ही होगा। हमें हर हालत में कदम बढ़ाना होगा। पहले आइए वस्तु स्थिति को जरा ठीक से समझें। अब जरा इन तस्वीरों को देखते हैं। ये तस्वीर हमें बहुत कुछ बताते हैं, वैसी बातें जो शायद सैकड़ों शब्दों के इस्तेमाल से भी पैदा नहीं हो सकते हैं। ये वो चेहरे हैं जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए था इन्हें? इन्हें तो गुमनामी में गुम हो जाना चाहिए था। इनके पास सशक्त बनने के लिए तो था ही नहीं चीज। जैसे अरुणिमा सिन्हा को लीजिए, 2011 में ट्रेन से फेंक दी जाती है, पैर टकराता है, पैर निकल जाता है। यही अरुणिमा सिन्हा 2 साल के बाद हिमालय पे चढ़ जाती है। क्यों? इसे तो रोना चाहिए था अरुणिमा को, इसे कंधे चाहिए थे, और वो कंधे नसीब के सबको बोलते फिरते चाहिए था कि देखो मेरे पैर ले लिए लोगों ने, अब मैं क्या करूं। जी हां, 100 में 99 तो यही बोले, 100 क्या लाख में शायद। लेकिन अरुणिमा अरुणिमा बनी, क्योंकि उसने ठान लिया कि मेरे को खड़ा होना है। उसने ठान लिया कि जो दूसरों ने नहीं किया उसे मुझे करके दिखाना है। बस एक सोच ही तो था, एक सोच था, पूंजी जो था उसका एक सोच था, और उस सोच के सहारे उसने वो कर दिखाया कि आज हम नमन करते हैं। सही में नमन करते हैं उन जिंदगियों को, जो जिंदगी हमें यह सिखाता है कि इस जीवन में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हिम्मत है तो उठो, तुम्हें मिलेगा। इसके लिए ये जो तस्वीर है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये वो तस्वीर है जो हमें बताता है कि हर कोशिश जो है वो कामयाबी होता है। हर कोशिश अगर तहे दिल से किया जाए
तो वो कामयाबी का परवान चढ़ता ही चढ़ता है। तो आज के जब इस समाज में इतने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, एक सोच तो हमें उनके सामने ये डालना ही होगा, हमें खुद अपनाना होगा, उनके सामने डालना होगा कि देखो जीवन का अर्थ जो है हम जो स्वाभाविक रूप से निकाल के रख देते हैं अपने पास, वो है ही नहीं। जीवन तो कुछ और है, कुछ कर गुजरने का नाम ही तो जीवन है। चलिए कुछ और देखते हैं। आइंस्टाइन जी हैं, हम जानते हैं कि बचपन में इनको पढ़ने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था और इस प्रॉब्लम के चलते उनके माता पिता तो यहां तक पकड़ लिए थे उनकी पढ़ाई होगी ही नहीं। लेकिन आइंस्टाइन की कोशिश और आइंस्टाइन के परिवार वालों ने उसे सपने दिखाए, जिस सपने के चलते एक जो पढ़ ही नहीं सकता है, जो पढ़ ही नहीं सकता है, जिसे डायसेल्सिक है, पढ़ने में लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो आइंस्टाइन बनता है। आप इनको क्या बोलोगे? ये एक जन होता तो समझ लेता, इनको क्या बोलोगे? चर्चिल को? ये भी किसी इसके मोहताज नहीं है, परिचय के तो मोहताज नहीं है, ये 8वीं फेल है। टॉम के बारे में क्या बोलोगे? सेम विद दिस। और आपके तो सामने ये भी हैं, अमिताभ बच्चन ने कभी गाते हुए तो फिरते नहीं थे कि मेरे बेटे को पढ़ने की प्रॉब्लम है। उन्होंने ये बोल के किसी से तो कंधा तो नहीं मांगा था। ये एडिसन न जाने कितने इन्होंने क्या कहते हैं रिसर्च किए, कितने नई चीजों को दिए, इन्हें भी तो प्रॉब्लम, पढ़ने में प्रॉब्लम था। और सही में इस बंदे ने एक महान काम किया, इस चीज को हमसे परिचय करवाया। तो फिर दो चीज है, एक परिवार जो है, परिवार अपने बच्चे से बहुत सारी चीजों को आशा करता है, तो उस पलट के उस परिवार को यह भी सोचना होगा कि उस आशा को सार्थक करने के लिए मैं क्या दे सकता हूं, कितना सपोर्ट कर सकता हूं। संवेदना का सपोर्ट नहीं, उठ के खड़ा होने का सपोर्ट, यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी को भी सफल होने के लिए। तो फिर आज के जो सुसाइड्स के इतने सारे घटनाएं हैं, उसके पीछे अगर हम फैमिली को देख रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम, ये फैमिली प्रॉब्लम का मतलब क्या है? पिता चाहता है कि बेटा एक नाम रोशन करे, वो संपूर्ण रूप से सफल बने, उसकी चाहत है। लेकिन उस चाहत के लिए उसने शायद ही बेटे को सपोर्ट करता है, ताना देता है। ताना से कभी कोई चीज तो बना नहीं है। जितने भी ताने देने वाले पिताओं से मैं पूछता हूं कि एक मेरे को केवल एक दिखा दो, मैं तो हजारों आपको मिलेंगे इस तरह के एग्जाम्पल्स, जिनके पास कुछ ना होते हुए भी उन्होंने सब कुछ कर दिया, सब करके दिखाया। लेकिन किस पिता के ताना से बेटा आइंस्टाइन बना? यह कहीं नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आपके बेटे के साथ भी नहीं होगा। आप उसे अनावश्यक रूप से उस जगह पे जाने को मजबूर कर रहे हैं जो सच पूछो तो आप भी नहीं चाहते हैं। तो आज एक लर्निंग सेशन है, पूरे समाज के लिए चाहिए, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो भाई हो, क्योंकि परिवार में अब प्रॉब्लम आया हुआ है। परिवार के हर सदस्य को समझना होगा कि अगर कोई कुछ जगह पे नहीं पहुंच रहा है तो उसे हमें हाथ पकड़ना होगा, और आप जो चाहते हैं वही वो बन सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। कोई पहचान किसी एक रास्ते से नहीं बन सकता है, पहचान बनाने के लिए हजारों रास्ते हैं। तो किसी एक रास्ते पे किसी एक को मजबूर करके अगर वो आपका बेटा हो, भाई हो, दोस्त हो, उसे आप करना चाहते हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं। कुछ चीजों को हमें समझना होगा, क्योंकि हमारे पास जो इतिहास है वही हमें बताता है कि किस कोशिश से कौन क्या बन सकता है। तो उसे हमें जानना होगा।
तो चलिए कुछ चीजों को और हम देखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एक नाम है, 1888 में बंदा जन्म लेता है, डेली हर्विसन कार्नेगी। अनएम्प्लॉयड था और सब कुछ हार चुका था, कभी जीवन में बिजनेस नहीं किया। उसे लगा कि उसमें एक ताकत है, वो लोगों को यह समझा सकता है कि बिजनेस करना, कैसे दोस्त बनाना, कैसे किया जा सकता है। उसके पास तो उसकी हालत तो ये थी, तो वो तो खुद भिखारी की तरह YMCA गया पड़ा हुआ था, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं अनाथालय का दूसरा ही प्यारा सा नाम है। वो अनाथालय के मैनेजर को ही बोलता है कि मैं जो करूंगा उसका 80% आप ले लेना, 20% मेरे को दे देना। और वहां से वो शुरू होता है। मतलब मैं इस चीज को इसलिए बोलना चाहता हूं, इसलिए ये वो सन है 1888, जानबूझ के ये 1955 में मरता है। 1888 में उस वक्त क्या होता है, हम लोग थोड़ा सेल्फ सेटिस्फाइड होते थे, उतने ज्यादा जीवन में मतलब आगे बढ़ने की ललक उस वक्त कम होता था। लोग थोड़ा सा संतुष्ट टाइप के होते थे। उस वक्त उस बंदे ने 4 किताब से दुनिया को हिला दिया। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने सोचा और शुरू किया, नहीं, उसके लिए उसने तैयारियां की। तो कहने का मतलब क्या है, वो पहले उसने खुद को सोचा कि वो क्या कर सकता है, किन चीजों को करने से उसे संतुष्टि मिल सकती है, उसकी ताकत, उस चीज को लेके आया। तो फिर ये जो बात करने का मेरा एक ही मकसद है, आज के इतने सुसाइड केस देखने के बाद एक ही चीज होता है, एक ही चीज हर परिवार में हो रहा है। बेटा चलो पढ़ा नहीं, पढ़ने में मन नहीं लगाया। जो मैंने देखा है पढ़ने में मन नहीं लगाया, कुछ नहीं हुआ, वो जीवन भर फाइट करते हैं। मैंने उनके साथ ये हादसा ज्यादा होते हुए देखा है कि जिन्होंने कोशिश किया और सफलता नहीं मिला। जब सफलता नहीं मिला, वो खुद टूट रहे थे, तो उसके परिवार वालों ने तुमसे तो कुछ नहीं होगा, ये वो ताना के साथ उसके जीवन को दुश्वार बना दिया। और आखिर में क्या हुआ, उसने वही राह चुना जो उसे चुनना नहीं चाहिए था। तो आज जरूरत है इस हकीकत को इस समाज में फैलाने का कि जीवन का सफलता केवल एक रास्ते से नहीं, उसके लिए 100 रास्ते, 100 क्या बोलो 1000 रास्ते हैं। पिता को भी जानना होगा कि वो रास्ता चुना कैसे जाता है, पुत्र को भी जानना होगा वो रास्ता चुना कैसे जाता है। और ये जो जानना है, ये जानने की क्रिया है, वो पढ़ के ही हो सकता है, जान के ही हो सकता है। आप अपने मन में अगर कुछ कहानियां बना लेते हैं, उससे कभी सफलता नहीं हासिल हो सकता है। तो फिर मैं आगे कुछ और भी बोलूंगा। एक चीज है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक सर्वे में देखा गया है, जो फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के द्वारा हुआ था, कि 80% विश्व के लोग, जिसमें हमारे टाटा भी आते हैं, बिरला भी आते हैं, आपके अंबानी भी आते हैं, सारे लोग आते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं था, ये दुनिया के सबसे रईस ज्यादा इंसान बने और इनके पास गुजारा करने के लिए एक पैसा भी नहीं था। तो अगर लोग भाग्य की कहानियां बोलते हैं, भगवान की कहानियां बोलते हैं, तो मेरा एक सवाल है, अगर इन सब के हाथ के प्रिंट को देखा जाए, क्योंकि मैं उसका एक इस पे भी सर्वे हुआ था, अब थोड़ा भूल जा रहा हूं, मेरे को मिला नहीं, तो मैं उसे भी यहां रखता हूं, कि 70% के हाथ में तो वो जगह ही नहीं था जिसको भाग्य की रेखा वगैरह बोलते हैं, वो था ही नहीं। ये तो उन्होंने खुद पैदा किया। अब जरा टॉम कॉर्ली के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने एक रिसर्च किया कि जितने सफल व्यक्ति बने, और उन्होंने पाया कि 7 गुण जो है सब में है। नियमित पढ़ना, जी हां, नियमित पढ़ना, अपने विषय वस्तु, जिस चीज को लेके वो बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री कर रहे हैं, उसके विषय पे नियमित पढ़ना।
जी हाँ, जान लीजिए, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपके पास पैसे हैं तो आपको कोई मेहनत नहीं करना होगा। सबसे गलत बात है। आपको जितनी ऊपर उठना है उतनी ही पर आपको मेहनत करना है और उसमें सबसे नियमित पढ़ना। क्यों? क्योंकि आपके सारे वस्तु स्थिति को से आपकी जानकारी होना चाहिए। फिर दूसरा था कि उन्होंने वही किया जिसमें उनका इंटरेस्ट है। जी हाँ, ये सबसे अहम बात है। उन्होंने वही किया जिसमें उनका इंटरेस्ट है। आज हम क्या करते हैं? हम दूसरे की सफलता देख के उसके अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। हमारे में वो इंटरेस्ट है ही नहीं तो भी हम करने की कोशिश करते हैं, और जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है वो हमें थकाता है। हम घंटे गिनते हैं, हमें उस चीज को करने में आनंद नहीं आता है, तो फिर क्या होता है? सफलता हमसे दूर भागता है। ये जितने भी बंदे थे जो सक्सेस हुए, उन्होंने वही किया जो उनका दिल चाहा। तीसरा है दे फाइंड ए मेंटर। सबका अपना एक गुरु चुना। यह भी एक अजीब सी बात है। सबने, और ऐसा नहीं कि गुरु जो उनके बड़े ही महत्तम व्यक्ति थे, ऐसा नहीं। इन्होंने अपने जीवन में किसी को भी एक गुरु चुना, और वो मेंटर क्या हुआ? इन्हें हर वक्त हौसला दिया। तो कहने का मतलब है, ये एक वो स्थिति आपको समझना होगा कि परिवार से बाहर भी एक बंदा मिला इन्हें, जो इन्हें इनके जो रास्ते थे उसको तय करने के लिए उन्हें शाबाशी दिया, उन्हें हिम्मत दिया, उन्हें साहस दिया, जिसके लिए चले। क्योंकि किसी का रास्ता जो है आपका कभी भी सहज नहीं था। तो इसके लिए आप अगर सोचते हैं कि आप अपनी पहचान बनाएंगे और रास्ता बड़ा ही आसान सा होगा, तो आप सबसे बड़े गलती कर रहे हैं। और जो कहानियां आप सुने हैं, सही जानिएगा कि बिना परिश्रम से उसे ये मिल गया, वो एक कहानी है, उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं। फिर क्या है? दे यूज ड्रीम्स टू सेट गोल्स। जी हाँ, सबने सपना देखा और पाने के लिए अपना गोल सेट किया। कभी कोई बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनता है। हर बिल्डिंग को बनने के पहले नक्शा बनाना पड़ता है। नक्शा बनता है, उस नक्शे के ऊपर से काम होता है। आप अगर जीवन की बिल्डिंग भी बनाना चाहते हो तो कैसे सोच लेते हो कि बिना सपने के एक दिन में बना लोगे? जितनी ऊंची बिल्डिंग है उसके सामने खड़े होके सोचना, वहां उतना ही पसीना बहा है। तो फिर जितनी ऊंचाई चढ़ने की आप सोच रहे हो, उतनी ही पसीना बहाने के लिए तैयार हो जाओ, तभी वो चीजें होता है। दे राइट टू डू लिस्ट। क्या करना है? सपना देखना एक और चीज होता है। मैं तो बोलता हूं खटिया में सो के आराम से सपना देखना बड़ा आसान होता है, लेकिन वही सपना सच होता है जिसके पीछे प्रयत्न होता है, और प्रयत्न भी एक स्ट्रेटेजिकली प्रयत्न होता है। तो फिर क्या है? ये सब लोग ने जो भी करना था उसका वो लिस्ट बनाते थे, और उस लिस्ट को हर दिन का लिस्ट, हर दिन के काम का मतलब हर क्षण की उनके पास एक लेखा जोखा बनाते थे। हर क्षण को इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे, और वही कोशिश उन्हें कामयाबी देता था। दे क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि इन्होंने जो एक कुआं खोदा है जिससे पानी मिल रहा है तो हर दिन पानी मिलेगा, नहीं। इसलिए इन्होंने मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम किया कि कभी भी वक्त में, कभी भी परेशानी में एक आय के स्रोत तो बंद ही हो सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे आय के स्रोत हैं तो फिर जल्दी से आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हर वक्त समय के अपचय को रोका। और जरा आप आज का यंग जनरेशन देखें, खुद सोचें कि समय को अपचय करने के लिए कितने सारे रास्ते हम ढूंढ के निकाल देते हैं। एक है वो जो समय के अपचय को रोकते हैं, और एक आज के दिन में हम हैं जो समय के अपचय करने के रास्ते ढूंढते हैं। तो आज जो भी है, आज जो चर्चा का जो हमारा विषय है, वो एक प्रलय को आने की रोक के लिए एक सोच है।
तो फिर इसके लिए चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए आज आप भी तय कर लें कि आप क्या बनेंगे, आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे। देखिए, थोड़े देर के लिए सोचिए, आप एक पहाड़ के सामने खड़े हैं। आज आपको तय करना है इस पहाड़ के किस बुलंदी तक आप चलेंगे। आप यहीं पे चढ़ के रुक जा सकते हैं, यहां चढ़ सकते हैं, यहां चढ़ सकते हैं, या सबसे ऊपर किस पे चढ़ सकते हैं। तय आपको करना है कि आप कहां तक चढ़ेंगे। और इस तय करने के पीछे आपके एक बात और भी जान लेना होगा। वो क्या है कि जब आप चलेंगे, बहुत सारे वक्त आएंगे जब आप अकेले होंगे। ऐसी दर्दनाक रास्ते होंगे। आज आपको सोचना है कि मैं क्या बनूंगा। इसके लिए बस एक कागज का टुकड़ा चाहिए, एक कागज का टुकड़ा जो आपको उस जगह पे पहुंचाएगा कि आप क्या बनेंगे। बीच में एक लकीर खींचिए, एक तरफ लिखिए आपकी ताकत क्या है, आपकी शक्ति क्या है, दूसरी तरफ लिखिए आपकी कमजोरी क्या है। ये एक दिन नहीं, 2-3 दिन सोच के लिखिए। आपकी ताकत को लिखिए, आपकी कमजोरी को लिखिए, और ये लेखा जोखा सबसे सही तरीके से केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका लेखा जोखा है और इसमें आपकी उतनी ही ऑनेस्टी जरूरत है जितना आप स्वयं के प्रति है। तो फिर आप क्या बनेंगे, उसके सबसे पहली जरूरत है आप अपने ताकत को लिखें, आप अपने कमजोरी को लिखें। अगर कोई पिता है, आज ये देख रहे हैं, बेटे के लिए चिंतित हैं, उसे इस बात को समझाइए और एक कागज का टुकड़ा दीजिए और बोलिए कि बेटा तुम लिखो, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी कमजोरी क्या है। क्योंकि आप उस चश्मे से मत देखिए जिस चश्मे को पहन के आप सफल और असफल के बीच में आप दूरियां खींच देते हैं। आपको एक चीज समझना होगा, सबको समझना होगा कि एक इंसान की तरह हम क्या चाहते हैं। आज के डेट में हर कोई बोलेगा पैसा, मैं बोलूंगा गलत। लगता है पैसा, लेकिन ओरिजिनली पैसा नहीं है। पैसा इंसान की चाहत नहीं है, पैसा तो एक माध्यम है। पैसा कभी इंसान के सपने का चाह हो ही नहीं सकता है। और जो सोचते नहीं पैसा ही है, वो भी बोलता हूं कि ठीक से सोचें, आपके सोच में कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको जो चाहिए वो चाहिए रिकॉग्नाइजेशन, पहचान। जी हाँ, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने की कल्पना करते हैं तो शहर में आप अपनी पहचान को रखने की कोशिश करते हैं। आप एक अच्छा तबला वादक बनने की कोशिश करते हैं तो भी आप शहर, उस राज्य में अपनी या उस देश में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। आप कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, जान लीजिएगा आपका जो सपना है, आपकी जो इस जिंदगी की जो दौर में आपको जो जान हासिल करना है, वो है आपकी खुद की पहचान। तो इसके लिए केवल पैसे को अहमियत अगर देंगे तो शायद आप अपनी पहचान को नहीं बना पाएंगे। पहचान को बनाने की कोशिश करेंगे तो पहचान के साथ साथ, कामयाबी के साथ साथ पैसा तो ऐसे ही आता है। तो फिर आपके सोच में भी थोड़ी सी परिवर्तन लाने की जरूरत है। चलिए अब अपने कहानी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने बोला कि आपको सोचना है कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। तो मैं किसी के कुछ लाइन को उठा के बोलूंगा, वही करो जिसे करने में तुम्हें अपार आनंद मिलता है। घंटों करने से भी थकान नहीं आता है, जो तुम्हें तुम्हारी पहचान दिला सकता है। इस लाइन पे सोचना शुरू करो, क्योंकि करना क्या है, तो करने में आपको वही चीज चुनना है जो आपको थकान नहीं लाता है, जो आपके सपने में इतनी एनर्जी होती है उसको बनने में कि आपकी थकान नहीं महसूस होने देता है, और वो चीज आपकी पहचान दिला सकता है। फिर किसी ने और भी सच कहा है,
मत सोचो कि तुम कितने कमजोर हो, क्योंकि हर कमजोरी पर विजय पाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या है, तुम्हारी चाहत जो है वही तुम्हारी ताकत है। जी हां, तुम्हारी चाहत है, कुछ बनने की चाहत होगी तो वही तुम्हारी ताकत है। सच्चे चाहत और लगन के सामने हर कुछ छोटा और बौना है। जी हां, भगवान भी बोलते हैं ना, हम उसे ही मदद करते हैं जिसकी चाहत सच्ची होती है, लगन सच्चा होता है। तो कहने का मतलब एक ही है कि अगर कुछ बनने की बात है और आप बन नहीं पा रहे हो तो उसके पीछे आपको दुख है, आपके दिल में अवसाद है, आप डिप्रेस हो रहे हो, तो पहले एक बार उठ के सोचो कि क्या तुम्हारी मंजिल वही है। आप बोलेंगे कि बोलना बड़ा आसान होता है, आप मेरे जगह पे आ जाओ, मेरे को परिवार चलाना है, 2 दिन की रोटी है, वही सबसे मेरी अहमियत है, मैं क्या बनूंगा उसका सोचने का वक्त भी नहीं है। तो मैं बोलूंगा तुमसे ज्यादा क्या कहते हैं, गलत सोचने वाला इंसान ही कोई नहीं है। क्योंकि तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें जानना होगा, उन लोगों को जानना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ पास लेके आऊंगा उन कहानियों को जो तुमसे भी बदतर हालत में थे। जी हां, आपसे भी बदतर हालत में, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाई, क्योंकि उन्होंने सही चीज की चाहत बनाई और ताकत झोंका। उन्हें कुछ खोना नहीं पड़ा, उन्हें मिला। हां, इतना बोल सकते हो कि सपोज कि तुम्हारे जेब में 50,000 रुपए हैं, उस 50,000 से आज के दिन में बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन तुम उस 50,000 रुपए को बैंक में रखते हो और 2 साल के बाद कुछ और जब बढ़ जाता है तब उसकी एंजॉय करते हो। तो कहने का मतलब यही है, आज जो तुम्हारे पास है उसे ना सोचते हुए 2 दिन के बाद उसको ताकत बना के इस्तेमाल करने की सोचोगे तो कहीं आपको रास्ता दिखेगा। और इतने सारे जो सुसाइड्स केस हो रहे हैं, उसके लिए कहीं आपके भी दिल में आता है, मेरे भी दिल में एक बात आता है कि छोड़ यार, नहीं होगा मेरे से, इससे बढ़िया है तो जहर खा के मैं मार जाऊं। ये केवल आपके दिल में नहीं उठता है, मेरे भी दिल में उठता है, सबके दिल में उठता है। ये बात है कि एक थके हुए इंसान की बात है, एक हारता लग रहा है कि मैं हार रहा हूं, तब ये सोच अपने ऊपर बड़ा ही प्रबल हो जाता है। तो दोस्त, एक बात को हर वक्त याद रखना है, एक बात को, कि अगर मैं आज खुद को मार देता हूं, कल मुझे कौन याद रखेगा। इससे बड़ा सच कोई नहीं है। एक बेटी भी खुदकुशी करती है तो माँ कुछ ही दिन तक आंसू बहाती है। ऐसा नहीं कि माँ का भी मौत, उस गम में मौत हो जाता है, नहीं, ऐसा बहुत कम होता है। अगर आज मैं खुद को मार देता हूं तो मैं इस दुनिया से विदा होऊंगा अपना बगैर परिचय बनाए। तो फिर ऊपर जन्नत हो या स्वर्ग हो, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन वहां भी अपना कोई परिचय नहीं होगा, और परिचय के बगैर हर जगह इंसान अधूरा है। तो आज की जरूरत जो है, उस जरूरत के तहत में मेरे को इतना ही कहना है सबसे, ये मेरा भी काम है, आपका भी काम है कि इस सोच को हम फैलाएं, हम खुद भी अमल करने की कोशिश करें, और हमारे सामने जो डिप्रेशंस में जा रहे हैं उनके लिए हम एक कदम आगे बढ़ें, उनके नजरिए को समझें और उनके नजरिए में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। अगर ये करेंगे तो मैंने जो शुरुआत में बोला हुआ था कि जो एक अति दयनीय स्थिति होने वाली है वो रुक जाएगी। तो ये आपका भी बनता है, मेरा भी बनता है, हम सभी का बनता है कि इस टूटते हुए नजरिए को कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, जीवन को समाप्त कर देते हैं, इसे हमें सोचना भी बंद करना होगा। और कोई अगर सोच रहा है तो उसके नजरिए को चेंज करना है, क्योंकि ये हर घर में अब पनप रहा है, हर गली में पनप रहा है। तो इसे रोकने के लिए हम और आप ही इसके सहारा बन सकते हैं, और कोई नहीं। ओके देन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने
इस गरीब की इतने देर तक बातें सुनी। धन्यवाद।